जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के बिहार पुलिस के सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम बिहार पुलिस का सेट शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का सेट आपका होगा। दो सेट में ये विभाजित होगी, जैसे कि 1 का ए 50 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपको 1 का बी मिलेगा 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं इसका डिस्कशन के तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिजी का प्राचीन नाम तो फिजी ही है। अगर ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है कल्लालित नुनाथ। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है। ठीक है, तो हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगर तुवालू की बात करें तो तुवालू का प्राचीन नाम आपको एलिस आइलैंड है। ठीक है, इसका एलिस आइलैंड सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? देखिए, अगर हम बात करें इंपोर्ट का तो सबसे ज्यादा निर्यातक भारत है पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात करता है। तो ऑप्शन जो आपको दिया हुआ उसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यातक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करता है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? देखिए, विविधताओं का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भाषाएं बहुत सारी बोली जाती है, रहन सहन बहुत विविधता होती है, अलग अलग होता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, और यहाँ इसी को हम विविधताओं का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर मेजरली रूप से 1600 से ज्यादा भाषा भी बोली जाती है। ठीक है ना, और संस्कृति भी अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ठीक है, देखिए, अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई को इन्हें नहीं मिला हुआ, इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला हुआ। डॉक्टर जेबी बोस, इन्हें भी कोई पुरस्कार नहीं मिला है दोनों में से, और दोनों वैज्ञानिक है। होमी जहांगीर भाभा जी को भी कोई पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, तथा 1954 में इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, 1954 में भारत रत्न मिला है। ठीक है ना, चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। एरिट्रिया 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। ये किस महादेश में? देखिए, एरिट्रिया देश जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये जो है अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ठीक है ना, इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है अस्मारा, है ना। और इसके मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है इसका नक्फा, इसको नक्फा मुद्रा यहाँ पर चलता है, राजधानी अस्मारा है। ठीक है ना, एरिट्रिया क्यों इंपोर्टेंट है? देखिए, एरिट्रिया जो देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। जैसे कि 4 देश आते हैं, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, 4 को ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है ना, ये सिंह की तरह आपको दिखता है। ठीक है, चलिए अगला, मैराथन दौड़ के आधिकारिक दूरी क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी दूरी होती है वो माइल में होती है और गज में होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 मील 385 गज। अगर इसी को हम किलोमीटर की अगर बात करें तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर लगभग हम इसको हम बोल सकते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा 82.5 डिग्री आपका है उत्तर की तरफ, मकर रेखा 82.5 डिग्री नीचे की तरफ है, भूमध्य रेखा क्या है आपका 0 डिग्री है। तो तीनों जो रेखा है वो किससे गुजरती है? वो अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तीनों रेखा आपको एक फिगर में आपको दिखा दिए कि तीनों रेखा किससे गुजरती है। ये आपका अफ्रीका, यही आपका हॉर्न अफ्रीका जो हम पहले क्वेश्चन में आपको पढ़े हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1080 है और 360 है, 60 है, 30 और 10 है। देखिए, इसको अगर इसमें हम 3 से भाग दे तो 360 होता है, इसमें अगर हम 2 से भाग दे तो 30 होता है, इसमें 3 से भाग दे तो 10 होता है, इसमें 2 से भाग दे तो 5 होता है। इसका मतलब एक बार 3 से भाग दिया जाता है, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से। तो अगर अगली बार इसकी बात करें तो इसमें किससे डिवाइड करना होगा? आपका 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? 180। सही ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखिए महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो देवमाली पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत, पचमलाई पर्वत के श्रेणी में आता है। और ये सभी पर्वत किस में है? तो आपका पूर्वी घाट में है। क्या है? आपका पूर्वी घाट में। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, कौन राज्य में पड़ता है? ये महेंद्रगिरी पर्वत ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950, तो उसके 2 दिन बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1950 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और इसके सबसे पहले जो आपको मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? हरिलाल जे कानिया। क्या नाम था? हरिलाल जे कानिया। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, इससे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की जिसकी बात कर रहे हैं वो 1937 से लेकर 1950 तक किसी और भवन में था। ठीक है, स्थापना क्या हुई थी? 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। और पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? हरिलाल जे कानिया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, अब देखिए, उगते सूरज की भूमि किसको बोलते हैं? वो हम जापान को बोलते हैं। मध्य रात्रि सूरज की भूमि किसको बोलते हैं? वो नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? वो फिनलैंड को बोलते हैं। और वज्र की भूमि मतलब थंडरलैंड ऑफ द अर्थ बोलते हैं किसको? भूटान को। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन है कौन सी सही है? तो एक का आपका 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 और डी का 5। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है ना, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? ठीक है, भारत के संविधान के देखिए इसका वर्णन आपको मिलेगा आर्टिकल 1 में, है ना, आर्टिकल 1 में रखिए। ठीक है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स घोषित किया गया। ठीक है, अगर भारत की ढांचे की अगर बात करें तो वो 2 स्तर पर है। एक है केंद्र स्तर पर जिसको हम सेंट्रल बोलते हैं, एक राज्य स्तर पर जिसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और सारे जो शक्तियां होती है किसमें निहित होती है? वो केंद्र सरकार में निहित होती है। इसको याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार जो हुआ था वो 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। कब? 15 जून 2005 को। ठीक है ना, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? ये 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, कब लागू किया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति को मंजूरी मिल गई थी और 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के बारे में है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है उसका मुख्य काम होता है क्या है? कि जो भी निर्वाचित है उसको क्या करवाना? उसको शपथ दिलवाना होता है। क्या होता है? उसका शपथ दिलवाना होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? ठीक है ना, देखिए भारत के संविधान का विचार की अगर बात करें तो पहली बार 1934 ईस्वी में किसको दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, एम.एन. रॉय। कांग्रेस अधिवेशन, ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। ठीक है ना, और 1935 में, ठीक इसके एक साल बाद 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है ना, और 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी जिसमें भारतीय संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? देखिए अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य लिया किससे गया है? ये आपको रशिया से लिया गया। किससे लिया गया? रशिया से लिया गया। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। किसमें? 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा एक एक करते हैं। भाग 5 की अगर बात करते हैं, भाग 5 में क्या है? इसमें राज्यों का संघ आपको दर्शाया गया। भाग 2 में क्या है? आपका नागरिकता दर्शाया गया है। भाग 4 के ए में जो आपका सही ऑप्शन है क्या है? मूल कर्तव्य को दर्शाया गया है। और भाग 6 में किसका जिक्र है? ये राज्यों का जिक्र है। ठीक है, किसका जिक्र है? आपका राज्यों का जिक्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? देखिए भुगतान संतुलन का मतलब है कि जितना आता है उतना जाता है, मतलब जितना आवक है उतना जावक, उसको संतुलन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों भुगतान संतुलन का हिस्सा है। पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, ये आपको भुगतान संतुलन का हिस्सा
हिस्सा नहीं है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन चलते हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि हो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये कीमतों में अगर लगातार वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं उसको? मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक दिया हुआ है लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि जब वस्तुओं का उत्पादन लागत में वृद्धि से मूल्य वृद्धि होती है तो इसको जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है मुद्रास्फीति जनित मंदी, जिसको स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि यह अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होता है। ठीक है ना, एकदम हाई होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए। ठीक है ना, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ठीक है, देखिए अगर स्थानीय सरकार का मतलब ये होता है पंचायत स्तर या नगर स्तर की बात बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय विकास के बारे में बोलते हैं। ठीक है, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे ऐड किया गया था, जिसमें विषयों की संख्या कितनी थी? 29 थी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया था। विषय की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 29 है। ठीक है, इसमें स्थानीय विकास और कल्याण की सारी जरूरतें की चीज इसमें निहित की गई थी, लेकिन कई राज्य जो है इसमें कुछ शक्तियां अपने पास रख ली थी, यही इसका अवगुण है। ठीक है, सारी शक्तियां नहीं दिया था स्थानीय लोगों को। ठीक है ना, स्थानीय सरकार को सारी शक्तियां नहीं दिया था। अगला, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? देखिए भारत की अगर बात करें तो सबसे उच्च न्यायालय का सबसे उच्च अगर स्थान है तो वह सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले को किसी भी उच्च न्यायालय से या स्थानीय जिला न्यायालय से स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। यही सेम अधिकार उच्च न्यायालय को भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को न कर अपने अधीनस्थ न्यायालय के मामलों को वो स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? ये ऊपरी सदन के होते हैं। ठीक है ना, और ये किसके हमेशा 6 साल पर इसका चुनाव होता है, प्रत्येक साल 1/3 लोगों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद किस पर है? ये 80 के 4 अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो राज्यसभा किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा का जो होता है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। किसका होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षक की शक्तियां देता है? ठीक है, देखिए एक एक कर पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करते हैं 226 आर्टिकल में, इसमें क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यायालय जो है उच्च न्यायालय अपना रीट जारी कर सकता है। क्या होता है? रीट जारी कर सकता है। 227 जो इसका सही आंसर है, उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षक की शक्ति होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय को उसके अंतर्गत 228 अगर मामले करे तो ये उच्च न्यायालय कुछ मामलों को स्थानांतरित कर सकती है। और 229 की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उसके व्यय के बारे में जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 227। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन है। अब यहाँ से वर्णित है वो घाटा। घाटा किसको बोलते हैं? कि हम खरीदते ज्यादा है बेचते कम है। सिंपल सी बात, खरीदते ज्यादा है बेचते कम है, तो क्या हो गया? वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या होता है? व्यापार घाटा होता है। आधार दर वह है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं देता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? देखिए भारत में अगर बात करें तो बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं। मतलब सारे बैंकों का कंट्रोल किस पर होता है? आरबीआई को होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका? आरबीआई हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई ही सबको यह निर्धारित करता है कि मिनिमम बैंक दर कितना होना चाहिए। ठीक है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक स्थानीय सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ठीक है, कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? देखिए अगर कृषि के संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो सुप्रीम बैंक है वो क्या है आपका? वाणिज्यिक बैंक। कौन सा है आपका? वाणिज्यिक बैंक। ठीक है,
भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, देखिए आज़ादी के बाद 1950 से लेकर 1958 तक जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनका नाम क्या है? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। अगर इसकी बात अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे चुनाव आयुक्त थे बीके सुंदरम, तीसरे थे पीके सेन, लेकिन अगर पहले की अगर बात करें तो वो कौन है आपका? सुकुमार सेन। अगर बात करें प्रेजेंट 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में ये कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। कौन है आपके? ज्ञानेश कुमार। और एक कैमस चुनाव आयुक्त है ये आपका 26वें चुनाव आयुक्त है। ठीक है ना, जो 2025 में है वो आपके 26वें चुनाव आयुक्त है। जिस ब्याज के दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिसको उम्मीद नहीं की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार दर। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आधार दर। और एक है आपका जमा दर। जमा दर किसको बोलते हैं? जमा दर बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की बचतों पर दिया जाने वाला ब्याज दर को जमा दर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। एक होता है प्रमुख उधार दर। ये होता है जो बैंकों के द्वारा विश्वसनीय ग्राहकों को उधार दिया जाता है, उसको हम प्रमुख उधार दर बोलते हैं। बैंक दर अभी हमने पढ़ा है कि आरबीआई प्रत्येक बैंक का एक बेस तैयार करता है जिसको हम बैंक दर बोलते हैं। उससे नीचे कोई बैंक अपना रेट नीचे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आधार दर मतलब किसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आधार दर, जिसमें ग्राहक को उम्मीद नहीं होती है। ठीक है ना। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? ठीक है, देखिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक को देता है, क्षेत्रीय बैंक को भी देता है, राज्य भूमि लैंड बैंक को भी देता है, आयात निर्यात बैंक को नहीं देता है। इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ठीक है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? मतलब भुगतान असंतुलन कब होता है? ठीक है, मतलब आयात निर्यात से अधिक होता है। जैसे कि भारत में जो व्यापार है वो असंतुलित व्यापार है। ठीक है ना, हम लोग आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। ठीक है, देखिए ये गणितीय क्वेश्चन, यदि ए का 80% बी का 50% है तो बी बराबर ए का x% है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा समझिए आसान से। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पर जीरो से जीरो खत्म, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा उल्टा होता है। तो ए का वैल्यू आपका 5 हो गया, बी का वैल्यू आपका 8 हो गया, गुने x बटा क्या हो जाएगा आपका? 100। तो 5 से काटिएगा तो ये आपका 20, 8 दूनी कितना होगा? 16, 160 आंसर। सिंपल सी बात है, आराम से बनता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त 360 डिग्री कोण बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त का कोण 60 डिग्री कोण बनाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका क्या है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे कि हम देख सकते हैं एक आपका सर्कल है, इसमें जो आपको दिया ये 60 डिग्री का कोण आपका दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर थीटा का कोण क्या है? 60 डिग्री। तो 60 बटे 360 करेंगे तो कितना होगा? 6 टाइम्स कटेगा। ये हो गया आपका 22 बटे 7। आर का स्क्वायर हो गया आपका 49। 7 से कटेंगे तो 7 मतलब कटेगा, 2 से कटेंगे 3 और 2 से कटेंगे 11, तो 11 7 77 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 और 60 किलोमीटर की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरियों के दौरान इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या चाहिए होता है? दूरी बटा समय। दूरी हमको पता है कितना है आपका? 28 किलोमीटर। हमको समय निकालना है, तो हम समय कैसे निकालते हैं पहले यहाँ समझिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये 7 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 7 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे का से, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 7 बटे 5 घंटा। ध्यान रखिएगा, इसको हम बनाकर यहाँ पर डाल दिए हैं। अब औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना था? 28 किलोमीटर। समय कितना निकला है? 7 बटा 5 किलोमीटर। तो 7 से 28 4 मरतबे कटेगा, तो 4 पंचे कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है और नदी की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर।
तो जब भी हम नदी की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें दो चाल होती है, एक धारा की दिशा में और एक धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो धारा की दिशा में जुड़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर चाल इंटू समय होता है। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए क्वेश्चन आपसे किया है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर रहा है। ठीक है, जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में लौटने में टोटल 75 मिनट का समय लगता है। तो इसको हमको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब अगर बात करें समय का तो समय आपको दिया है 75 मिनट बटे 60 चाल। अब देखिए जब हम धारा की दिशा में होते हैं तो ये इसकी चाल और धारा की चाल, नदी की चाल और जो शांत जल में व्यक्ति की चाल ऐड हो जाता है। तो धारा करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हम इसको इससे गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 मतलब -12 आपको आया। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ना है बीच वाले को कि गुना करने पर -12 और जोड़ने पर कितना हो गया, -1 हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, -4 और 3। अब हमको मूल निकालना है x का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आया उसको हम साइन चेंज कर दे और कोफिशिएंट अब किससे भाग दे, x² से। ठीक है, जो वैल्यू आया उसको चेंज कीजिए और किससे भाग देंगे, उस कोफिशिएंट ऑफ x से। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 और ये हो जाएगा -1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि अनुक्रमण 1a-b और a-2b, ये आपका समांतर श्रेणी के बारे में आपको दिया है। ठीक है, एपीजीपी इसको बोलते हैं। 10वां पद 20 है, 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का xवां पद क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का आपका ऑपोजिट आए, 10वां 20 है, 20वां 10 है, या ऐसा कर सकते हैं कि 5वां पद 4 है, चौथा पद आपका 5 है, तो इसका आपका 20वां पद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। केवल जोड़ कर लिख देना है। 10वां पद 20 है, 20वां पद 10 है, तो इसका अगर xवां पद अगर पूछ रहा है तो 20 + 10 कितना होगा, 30। आप आंख मूंद के लिख सकते हैं 30वां पद। ठीक है, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। देखिए कहने का मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए और इसका एक ही बात है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना, और वो हम निकाल कर आपको दिए हैं। देखिए 36,562 का वर्गमूल निकालिएगा तो 191 का स्क्वायर और शेष कितना बचेगा, 81। मतलब कितने सैनिक बच गए आपके, 81 सैनिक। पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। ये गणित का क्वेश्चन है। पिता का, फादर का उम्र सन के उम्र का 4 गुना है। मतलब अगर हम पिता के उम्र को, अगर हम चाहे सन की उम्र को x माने तो इसका कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पूर्व, तो इसके में भी हम 5 साल माइनस कर दीजिए, इसके में भी हम 5 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 साल पूर्व पिता का उम्र उसका 5 गुना था। 5 साल पहले ये पिता का उम्र बेटे के उम्र का 5 गुना था। अगर बेटे की उम्र में हम 5 से गुना करते तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 साल। आपसे पूछता है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र पिता का वर्तमान उम्र पुत्र का 4 गुना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 80। ठीक है, विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है। अब रीजनिंग में डायरेक्शन में क्या है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विक्रम ने बिंदु R से, कोई बिंदु हमने R ले लिया, शुरू चलना और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम मतलब बाएं की तरफ 7 किलोमीटर चला। ठीक है ना, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं की ओर घूम गया 2 किलोमीटर, बाएं की ओर कितना हो गया 2 किलोमीटर, फिर बाएं की ओर 4 किलोमीटर, तो फिर बाएं की ओर कितना घुमा, वो 4 किलोमीटर तक। कह रहा है कि वो R से किस दिशा में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 किलोमीटर और यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर है, तो इसको मान कि ये आप जगह चलना शुरू किए, रुके यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो क्या हो गया, दक्षिण और पश्चिम में।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज की संख्या फाइंड करना। ये रीजनिंग का है क्वेश्चन, हमेशा आपसे पूछता है। देखिए त्रिभुज की अगर आप बात करें तो ये कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 है और इसमें क्रॉस है तो कितना हो गया, 4 गुने 4 बराबर कितना हो गया, 16। 1 2 3, 16 3 कितना हो गया आपका, 19। तो टोटल कितना हो गया आपका, 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के संबंधित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में जो संसद होता है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो कांग्रेस कहाँ है, तो कांग्रेस आपका क्या, आपका यूएस को हम कांग्रेस बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यूएसए। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है, देखिए मट्टनचेरी महल ये एक पुर्तगाल का महल है, ठीक है। इसको बनाया कब गया था, 1545 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। इसको कोचिन के राजा ने पुर्तगालियों को, डच को उपहार के रूप में दिया था। तो ये कहाँ है आपका, केरल में है। कहाँ इसका आपका, केरल में। और इसको वर्तमान में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। देखिए ये बनता है ओम के नियम से। किससे नियम से, ओम से नियम। ओम के नियम से क्या, H बराबर I स्क्वायर RT, जहाँ H आपका एनर्जी है, I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है, T क्या है आपका समय है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर H का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया आपका, 200 हो गया, ठीक है। I का वैल्यू कितना है, 2 हीटर 2, टी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना, 2 एम्पियर है तो यहाँ पर कितना, 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 ओम, ठीक है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 ओम, ठीक है। एक घर में बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं तो किस श्रृंखला में होते हैं, ठीक है। तो घर का बिजली क्या जोड़ा होता है, वो होता है आपको समांतर श्रेणी में, ठीक है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी का क्या फायदा होता है कि इसके जोड़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है ना, और धारा की प्रवाह अधिक होती है, ठीक है। और समांतर श्रेणी होता कैसा, आप देख समझते हैं। समांतर श्रेणी ये किसमें आपका, समांतर श्रेणी में, ठीक है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर वृत्ताकार पथ, अगर ये हम मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत यहाँ से करता है, फिर से यहीं पर आ जाता है, फिर शुरुआत करता है यहीं से, फिर से इसी पथ पे आ जाता है। तो विस्थापन जो होता है शुरुआती और अंतिम के बीच की दूरी, तो शुरुआत भी यहीं से कर रहा है, अंत भी यहीं कर रहा है, इसका मतलब टोटल विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूरी कितना तय किया, तो दूरी आपका 2 पाई आर 2 बार करता है तो ये 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूरी की बात करें तो 4 पाई आर, अगर विस्थापन की बात करें तो 0 होगा। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई के मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है तो धरती पर टकराने में लगने वाला समय है। देखिए ये आपका बनेगा विस्थापन के नियम पर। कौन सा विस्थापन का नियम है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो 16 मीटर की ऊंचाई है तो S का वैल्यू 16। शुरुआती U मतलब होता है प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल जब हम छोड़ते हैं तो वो आपको 0 होता है। समय आपसे पूछ रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम जानते हैं G का वैल्यू 19.8 है और फिर क्या निकालना है, T स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से T का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 1.8 सेकेंड, ठीक है। कितना होगा, 1.8 सेकेंड। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, ठीक है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का अगर स्थापना की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने, ठीक है। गुप्त राज्य के शासक थे कुमारगुप्त, ठीक है। अगर महान बंगाली अगर विद्वान की बात करें तो उसका नाम क्या था, शीलभद्र। क्या नाम था उसका, शीलभद्र। और इसका जिक्र कहाँ है, ये 670 ईस्वी में एक चीनी यात्री थे जिसका नाम था इत्सिंग। चीनी यात्री का नाम क्या था, इत्सिंग। उसने अपने बुक में इसकी चर्चा की है। बुक में उसने क्या चर्चा की है, नागार्जुन बसुबंधु नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षक थे, तहसील भद्र जय महान बंगाली शिक्षक थे, ठीक है।
पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक अगर बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के राजा होते हैं, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कौन? 4वीं सदी, मतलब 4वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 400 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ किया था? 1885 ईस्वी में, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से। और उसके अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर W.C. बनर्जी। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। इससे पहले ये अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में होना था, ठीक है। अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में होता, लेकिन प्लेग के बीमारी के फैलने के कारण वहां स्थगित करके कहाँ कर गया? बॉम्बे में कर गया, ठीक है। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? ठीक है ना। देखिए ग्रीन ओलंपिक जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था ओलंपिया शहर में, ठीक है। और कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ? यूनान में, ठीक है ना। तो पहले बार इसको मनोरंजन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और ये ग्रीक देवता था, इसका नाम ज्यूस था, उसके सपोर्ट में, उसके बिहाफ में इसको शुरू किया गया था ओलंपिक, ठीक है। बाद में रोम के राजा थियोडोसियस ने इस पर रोक लगा दिया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र, जय जवान जय किसान, ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। ये वंदे मातरम जो है आपको बुक से लिया गया है, गीतांजलि बुक से। जय हिंद जो दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जय हिंद, ठीक है। देखिए ये आपका पहला सेट था। अब आपका 1 का B जो सेट होगा उसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।